Welcome to the Stupid Genius, guys, and today we are going to talk about vitamin B12. So we have completed our vitamin B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, and it is time for the last and the final vitamin. अरे complex वाला vitamin B complex वाला. So यहाँ पे लिखा है साइनोकोबालामिन. देयर आर लॉट ऑफ द विटामिन बी का बहुत सारे टाइप होते हैं. विटामिन B12 के बहुत सारे टाइप होते हैं. साइनोकोबालामिन, हाइड्रोकोबालामिन. नॉर्मली लोग इसको बोलते हैं कोबालामिन. मतलब विटामिन जैसे ये है ना विटामिन B9, इसका नाम क्या है फॉलिक एसिड. तो विटामिन B12 का नाम होता है कोबालामिन. मैंने साइनोकोबालामिन लिखा है, लिख दिया है तो लिख दिया है. हाइड्रोकोबालामिन भी होता है, ठीक है, और भी होते हैं बहुत सारे टाइप. नॉर्मली साइनोकोबालामिन एंड हाइड्रोकोबालामिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज होते हैं, ठीक है. अब सुनो, वी नो देयर आर टू क्लासिफिकेशन ऑफ द विटामिन, दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड द फैट सॉल्युबल. वाटर सॉल्युबल में ऑल द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड फैट सॉल्युबल में विटामिन सी, राइट, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं. एंड फैट सॉल्युबल में विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ए एंड विटामिन के. सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस वी नो, अगर जिस बच्चों ने ये लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लेना, क्योंकि यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट ऑल द विटामिन. क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया कि एक्चुअली में विटामिन होते क्या हैं, कहाँ पे काम आते हैं और कैसे इनका स्टोरेज वगैरह होता है, राइट. सो लेट्स सी वेयर इज द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. और जिन बच्चों को ये नोट्स चाहिए प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप, और वहाँ से इस नोट को डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्यारे प्यारे कंप्यूटर में सेव कर लीजिए और लैपटॉप में सेव कर लीजिए और टैब में सेव कर लीजिए और पढ़ लीजिए. चलिए, सो व्हाट इज़ विटामिन B12? विटामिन B12 इज़ अ क्या, एक विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसका कोएंजाइम क्या क्या होते हैं, एडेनोसिन B12 एंड मिथाइल B12, ठीक है. आसान है ना, सबसे आसान यही है. B12 के आगे लगा दो एडेनोसिन और मिथाइल लगा दो, काम खत्म. नाउ RDA क्या है, बहुत आसान, 1 माइक्रोग्राम पर डे. अगर तुम एक चीज़ नोटिस करोगे तो लास्ट के जो 3 विटामिन हमने पढ़े कौन कौन से, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12, वो तीनों माइक्रोग्राम्स में थे. याद करो, 7 का कितना था, 30 से 100 माइक्रोग्राम. 9 का कितना था, रेंजेस में था, 300 से लेके 800 माइक्रोग्राम के बीच में है ना. 300 चिल्ड्रंस को देते थे, 400 एडल्ट को देते थे एंड 800 प्रेग्नेंट वुमन को देते थे. और 12 का कितना है, मतलब विटामिन 12 का कितना है, विटामिन 12 का है 1 माइक्रोग्राम पर डे. तो लास्ट के 3 विटामिन, दैट इज विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12, दे आर इन माइक्रोग्राम, ठीक है. अब सुनो, सोर्सेज क्या है, तो इट इज़ मेनली फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन सोर्स. वेज में नहीं मिलता. मतलब आप सोचोगे ना कि मैं हरी हरी सब्जियां खा लूँगा और मुझे विटामिन B12 मिल जाएगा, तो भूल जाओ, उसमें नहीं मिलता. चाहे कोई भी प्लांट प्रोडक्ट हो, विटामिन B12 उसमें नहीं मिलता. इट इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट इन द क्या, एनिमल सोर्स. और एनिमल सोर्स में भी क्या, मीट, जैसे रेड मीट वगैरह एंड फिश, राइट. तो और गट के बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करते हैं. तो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर्स में पूछा था कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, कौन कौन से विटामिन बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते थे. तो तुम में से किसी ने भी कमेंट नहीं किया. कोई बात नहीं भाई, एक ना एक दिन कोई ना कोई कमेंट जरूर करेगा उस वीडियो में, ठीक है. चलो, सो ये क्या लिखा है कि दैट्स वाई विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज मोस्ट सीन इन द वीगन और स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन पीपल. मतलब क्या बोल रहा हूँ, जो विटामिन B12 है वो कहाँ मिलता है, सिर्फ मीट में मिलता है, मीट या फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्स, यानी कि एनिमल वाले सोर्स. तो अगर कोई स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन है तो उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और नॉर्मली होता भी है. चलो, सो व्हाट इज़ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12. देखो, जो चीज़ मैं बताता हूँ, जैसे डाइजेशन इसमें बता रहा हूँ, ठीक है, बाकियों में नहीं बताया, तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें देखना है कि विटामिन B12 आखिर एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट होता कैसे. तो चलो, हमारे ये क्या है, नॉन वेज है, तो प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन में क्या है, विटामिन B12 है, ठीक है. अब क्या हुआ, हमारे प्रोटीन डाइजेस्ट कहाँ पे होती है, तो सबको पता है हमारी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है हमारे पेट के अंदर, यानी कि स्टमक के अंदर. तो हमने खाना खाया, पेट में गया, डाइजेस्ट हो गया. अब डाइजेस्ट होने के बाद जो विटामिन B12 है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के उसको बाइंड करने के लिए कुछ चाहिए. तो बाइंड करने के लिए होता है R बाइंडर, ठीक है. R बाइंडर क्या होता है, तो सर R बाइंडर वो होता है जो विटामिन B12 को बाइंड करेगा, और इसको सिंथेसाइज कौन करता है, सलाइवरी ग्लैंड. तो यानी कि जो आपके माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड है ना, जैसे पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स क्या करते हैं, R बाइंडर को सिंथेसाइज करते हैं. R बाइंडर का दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है, R बाइंडर का दूसरा नाम होता है हेप्टोकोरिन एंड और कोबालफिलिन. हेप्टोकोरिन और कोबालफिलिन, और मैं भूल गया था नोट्स में ऐड कर देता हूँ. हेप्टोकोरिन, अदर नाम क्या होता है इसका, अदर नेम्स, हेप्टोकोरिन, HAPTO, हेप्टो, CORRI यानी कोरिन, और हेप्टोकोरिन. और अच्छा, हेप्टोकोरिन क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ना कोरिन रिंग होती है. एक कोरिन रिंग का एक नाम होता है,
वो कोरिन रिंग होती है ना, इसलिए इसको बोलते हैं हेप्टोकोरिन, जो आर बाइंडर होता है। और दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है आपका कोबालफिलिन। कोबालफिलिन का मतलब क्या, कोबालफिलिन। अच्छा ये नाम क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। फिलिन का मतलब क्या होता है, लविंग, फिलिन का मतलब लविंग, एंड कोबाल का मतलब कोबाल्ट एटम का लविंग, राइट। तो जो हमारा विटामिन B12 है इसमें कोबाल्ट एटम होती है ना, कोबाल्ट होता है, तो कोबालफिलिन। और हेप्टोकोरिन क्यों है, क्योंकि जो कोरिन, ये जो विटामिन B12 है ना, इसके अंदर क्या होता है, कोरिन रिंग होता है। कौन सा रिंग होता है, कोरिन रिंग प्लस कोबाल्ट एटम, इसलिए इसका नाम क्या होता है, जो बाइंडर है हेप्टोकोरिन एंड कोबालफिलिन। तो ये दोनों नाम से होते हैं। नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं, आर बाइंडर, मैं भी यही बोलता हूँ, मैं ये दोनों याद नहीं किया मैंने, तभी देखना पड़ा। तो आर बाइंडर, तो क्या हुआ, आर बाइंडर किसने सिंथेसाइज किया, आपके माउथ के ग्लैंड्स ने, सलाइवरी ग्लैंड में। तो क्या माउथ में बाइंड होगा, नहीं नहीं, माउथ में बाइंड नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि जो आप प्रोटीन खा रहे हो उसके अंदर विटामिन है, राइट। और तो वो विटामिन पहले पेट में जाएगा, तो डाइजेस्ट होगी प्रोटीन, तो वहाँ पे जाके आर बाइंडर बाइंड करता है। तो आर बाइंडर बाइंड कहाँ पे करता है, स्टमक में। अब सुनो, हमारे जो एपिथेलियम्स होते हैं ना GIT के, मतलब पेट के एपिथेलियम्स, उसमें पैराइटल सेल्स होते हैं। कौन से सेल, पैराइटल सेल्स। अब पैराइटल सेल्स सिंथेसाइज करते हैं कैटल इंट्रिंसिक फैक्टर। देखो दे आर 2 फैक्टर्स, कैसल के इंट्रिंसिक फैक्टर एंड कैसल का एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो बाहर से आप क्या खा रहे हो, बाहर से आप खा रहे हो विटामिन B12, तो इसको क्या बोलते हैं, कैसल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर, कैसल एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो कि बाहर से आ रहा है। और कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, ये एक प्रोटीन है जो विटामिन B12 से बाइंड करती है। और ये बाइंड कहाँ पे करेगी, ये डिओडनम में बाइंड करती है। तो देखो जहाँ से जो चीज़ सीक्रेट होती है वहाँ पे बाइंड नहीं होता। जैसे आर बाइंडर कहाँ पे सीक्रेट हुआ, माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड से। तो माउथ में बाइंडिंग हुआ क्या, माउथ में बाइंडिंग नहीं हुआ, कहाँ पे बाइंडिंग हुआ, पेट में। स्टमक में बाइंडिंग हुआ आर बाइंडर से। देखो बाइंड्स टू द बाइंड इन स्टमक आफ्टर द प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक, समझा। चलो अब उसके बाद डिओडनम में आया, डिओडनम में आर बाइंडर निकल जाएगा और कौन सी चीज़ बाइंड हो जाएगी, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विटामिन B12 बाइंड्स टू द कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सिंथेसाइज्ड बाय द पैराइटल सेल्स, ठीक है। अगर कोई बच्चे को याद होगा कि पैराइटल सेल्स और क्या क्या सीक्रेट करते हैं और क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, है ना, ताकि मुझे पता चल जाए। चलो अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स है और उसके साथ जो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंडेड है, वो कहाँ पे आएगी, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी। और सबसे कॉर्नर में क्या होता है, जैसे डिओडनम, जेजनम एंड इलियम। तो टर्मिनल इलियम में इसके एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे होता है, टर्मिनल इलियम, ठीक है। तो टर्मिनल इलियम में आया ये कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन हो गई, ठीक है। और किसकी वजह से होता है, वहाँ पे क्यूबुलिन प्रोटीन होता है। क्या, कौन सी प्रोटीन सर, CUBULIN, क्यूबुलिन प्रोटीन। किस पे होता है, जो हमारा GIT का एपिथेलियम है ना, GIT के एपिथेलियम पे क्या होता है, क्यूबुलिन प्रोटीन। कहाँ पे, टर्मिनल इलियम में। तो टर्मिनल इलियम में क्यूबुलिन प्रोटीन की प्रोटीन होगी, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो वो एपिथेलियम के अंदर चला गया। अब एपिथेलियम के अंदर गया तो उसके बाद हम उसको ब्लड में भेज देंगे, और ब्लड में हमें बाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो ट्रांसकोबालिन नाम क्या है प्रोटीन का, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रांसकोबालिन 2, ठीक है। तो ट्रांसकोबालिन 2 से क्या बाइंड हो जाएगा, विटामिन B12। अब ये कॉम्प्लेक्स बाइंड हो गया, अब ये स्टेबल है ब्लड में। अब हम ब्लड से इसको कहाँ भेजेंगे, जहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है। जैसे बोन मैरो में भेज दिया विटामिन B12 को, किसके लिए, RBC के फॉर्मेशन के लिए। तो इसको हम बोलते हैं हीमेटोपोइटिक मेटाबॉलिज्म, क्योंकि हमें सेल्स बनाना है ना। हीमेटोपोइटिक मतलब क्या, हमें RBC बनाना है, राइट। तो हीमेटोपोइटिक मेटाबॉलिज्म के लिए हमने भेज दिया। दूसरा, लीवर में भेज दिया फॉर द स्टोरेज। सर आपने तो बोला था कि विटामिन B कॉम्प्लेक्स वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं, वो स्टोर नहीं होते। हाँ बोला था, पर मैंने ये भी बोला था कि विटामिन B12 एंड विटामिन B9 3 से लेकर 4 महीने तक स्टोर होते हैं। बोला था ना मैंने, जाके लेक्चर नंबर 3 देखो, कौन सा लेक्चर नंबर 3, तो समझ आएगा। चलो, तो लीवर में भेज दिया फॉर द स्टोरेज। नाउ पेरिफेरल नर्व्स में भी भेजते हैं, पेरिफेरल नर्व्स में भी भेजते हैं फॉर द माइलिन सिंथेसिस। देखो हमारे नर्व्स में क्या होती है, माइलिनेशन होती है। अब उस माइलिनेशन की सिंथेसिस के लिए हमें विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है, समझा क्या। चलो आ जाओ, और चीज़ सिखाता हूँ। जस्ट रिमेंबर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास जो होता है ये वाला मॉलिक्यूल यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। तो यूरेसिल मोनोफॉस्फेट से हम क्या बना रहे थे, थाइमिन मोनोफॉस्फेट। और इसके लिए हमें कौन सा विटामिन चाहिए था, विटामिन B9। याद आ रहा है क्या कुछ, हाँ, यहाँ पे हम मिथाइलेशन करते थे, है ना, मिथाइलेशन करते थे और हमारा थाइमिन मोनोफॉस्फेट बन जाता था। और इसमें जो इंपॉर्टेंट विटामिन थी वो कौन सी थी, विटामिन B9। और एंजाइम का नाम होता था
थाइमिडाइल सिंथेज, है ना। तो चलो ये वाला स्टेप तो तुम्हें लास्ट वाले विटामिन से याद है कि यूरेसिल मोनोफॉस्फेट से क्या बना, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, जिसमें विटामिन B9 की इंपॉर्टेंस है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ये यूरेसिल मोनोफॉस्फेट बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल। और प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से हमें जब यूरेसिल बनाते हैं ना, तो उसमें कौन सा विटामिन चाहिए, विटामिन B12। तो आपको समझ आया कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि मेटाबॉलिक पाथवे एक ही होती है, मेटाबॉलिक पाथवे एक ही होती है, डिफरेंट स्टेप पे विटामिन B9 और B12 यूज होते हैं। तो पहले कौन सा यूज होगा, विटामिन B12। दैट्स वाई विटामिन B12 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन। देखो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से हमने क्या बनाया, यूरेसिल मोनोफॉस्फेट। यूरेसिल मोनोफॉस्फेट से क्या बनाया, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, जिसमें विटामिन बी की इंपॉर्टेंस है। और थाइमिन मोनोफॉस्फेट से क्या बना, आपको पता है थाइमिन से क्या बनता है, डीएनए, और डीएनए से क्या होता है, आरबीसी मैच्योर होता है। अब सुनो, जो यूरेसिल मोनोफॉस्फेट है ना, इससे यूरेसिल से क्या बनेगा, आरएनए। आपको पता है ना कि आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, यूरेसिल, है ना। और डीएनए में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होता है, थाइमिन। ठीक है, तो थाइमिन है तो डीएनए बनेगा, यूरेसिल है तो आरएनए बनेगा। अब आरएनए बन गया तो आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, है ना। सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन ही क्या होता है, हमारे माइलिन शीट होते हैं, राइट। तो प्रोटीन क्या है, माइलिन शीट। तो देखो न्यूरॉन्स में, न्यूरॉन्स की बात कर रहा हूँ, मैंने बोला ना यहाँ पे न्यूरॉन्स में माइलिनेशन के लिए हमें विटामिन B12 चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ये B12 नहीं होगा तो ये पाथवे यहीं पे रुक जाएगी, तो आरएनए नहीं बनेगा, तो प्रोटीन नहीं बनेगी, तो माइलिन शीट नहीं बन पाएगी, है ना। पर अगर आपके पास विटामिन B12 है और विटामिन B9 नहीं है, तो क्या ये वाली प्रॉब्लम होगी, ये वाली तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास यूरेसिल पहले बन चुका है। यूरेसिल के बाद वाला मेटाबॉलिज्म खराब हो रहा है, तो ये वाला प्रॉब्लम होगा। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इफ विटामिन B12 इज एब्सेंट, अगर विटामिन B12 एब्सेंट है, तो देखो विटामिन B12 के एब्सेंट की वजह से ये वाला पाथवे भी गया और ये वाला पाथवे भी गया। तो देखो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से दो चीज़ें होगी, पहला आपका माइलिन सिंथेसाइज नहीं होगा, तो एक बीमारी होती है, उसका नाम होता है सब एक्यूट डीजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसको जैसे लिखा है ना वैसे याद कर लो बस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई हम पूछते हैं, एग्जाम में लिखोगे नंबर मिलेगा। ये क्या है, विटामिन B12 अगर डेफिशिएंट हो गया तो जो माइलिन है उसकी सिंथेसिस क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, सब एक्यूट डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा, इसकी वजह से क्या होता है, आरबीसी का साइज बढ़ जाता है और उसको हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब साइज बढ़ता है तो बताते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया, और जब सेल्स में न्यूक्लियस रह जाएगा आरबीसी के तो बोलेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको लास्ट लेक्चर से पढ़ के आना है, ठीक है। तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से क्या हुआ, सब एक्यूट डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। बट अगर विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड, अगर उसका डेफिशिएंसी हो गया तो क्या होगा, ओनली मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। समझ आया क्या, तो दीज आर द टू डिफरेंस, ठीक है। अब सुनो, क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, जब भी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो उसको हम कुछ ड्रग्स देते हैं, उनका नाम क्या होता है, हिमैटिनिन्स। क्यों, क्योंकि ये आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, लाइक आयरन टैबलेट, विटामिन B12, विटामिन B9, कैल्शियम, है ना, कॉपर। दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स और द मिनरल्स और द विटामिन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल प्रेगनेंसी को, है ना, मतलब नॉर्मल प्रेगनेंसी करने के लिए हम कुछ ड्रग्स देते हैं, उनका नाम क्या है, हिमैटिनिन्स है, और वो इसका एग्जाम्पल्स है। थोड़ी देर में और भी बताऊंगा कि और भी हिमैटिनिन्स क्या है, तो ये पूरे लिस्ट ऑफ हिमैटिनिन्स है, ठीक है, टेंशन मत लो, समझा दूंगा। पहले अभी ये देखो क्या आया, अरे वो किधर गया, हाँ नीचे है वो, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल प्रेगनेंसी का है। तो सर क्या इतने टाइप के हिमैटिनिन्स होते हैं, नहीं, और भी टाइप के हिमैटिनिन्स होते हैं। ये रहा लिस्ट, ये किधर इंपॉर्टेंट है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द प्रेगनेंसी। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, इंटीग्रेटेड बायोकेमिस्ट्री एंड ऑब्जी सिखा रहा हूँ। ऑब्जी मतलब गायनेकोलॉजी की जो पोस्टिंग होती है। तो जब बायोकेमिस्ट्री क्या है फर्स्ट ईयर में, और जब सेकंड ईयर क्या पोस्टिंग पे जाओगे तो उसमें ये सब चीज़ें आपसे पूछेंगे और आपको याद आना चाहिए, ठीक है। ये मत सोचो कि जो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया आप सेकंड ईयर में यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा, ठीक है। अब देखो, आयरन टैबलेट आप दोगे तो उससे क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ठीक होगी। दूसरा, फॉलिक एसिड देते हो, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि फॉलिक एसिड से क्या होता है, इट विल प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट एंड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। B12 से क्या होगा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया तो होगा ही, है ना, वो ठीक करेगा, मतलब होगा नहीं,
इट विल प्रिवेंट द मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, एंड दूसरा क्या है, सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड ऑल्सो प्रिवेंट द क्या एक है ना सब एक्यूट डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो विटामिन B12 दोगे तो वो प्रिवेंट होगा। विटामिन सी क्यों इंपॉर्टेंट होता है, देखो आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए हमें एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। तो जब भी आप आयरन टैबलेट खाते हो या फिर कोई भी आयरन कंटेंट खाते हो तो आपकी बॉडी में ना एसिडिक मीडियम होना चाहिए उसके एब्जॉर्प्शन के लिए। तो विटामिन सी क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द आयरन, ठीक है। चलो जिंक क्या करता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, जिंक ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर, फॉर योर इम्यूनिटी एंड ऑल्सो फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड द फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, इट विल बूस्ट द इम्यूनिटी, राइट। अच्छा कॉपर क्या करता है, कॉपर आपको पता है कि कॉपर क्या करता है, कॉपर ऑल्सो हेल्प इन आयरन मेटाबॉलिज्म। मैंने जब प्लाज्मा प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ाया था, प्लाज्मा प्रोटीन है ना, जो कि फिजियो का और बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, इंटीग्रेटेड प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ाया था, उसमें मैंने कॉपर मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिनको नहीं आता वहाँ से पढ़ लेना। तो कॉपर विल हेल्प इन द आयरन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। चलो कैल्शियम क्या करेगा, आप सबको पता होता है कि फिटल बोन एंड कार्टिलेज एंड टीथ के डेवलपमेंट में कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रिवेंट्स द प्री एक्लेम्शिया। लास्ट लेक्चर में मैंने प्री एक्लेम्शिया के बारे में बताया था, इसका मतलब क्या होता है, सीजर्स इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। चलो और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी देते हैं जब फीमेल को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसमें क्या होता है, फीटल ग्रोथ में मदद होती है। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द हेमाटेनियंस। देखो और भी टाइप के हेमाटेनियंस होते हैं, पर ये क्या है, कुछ हेमाटेनियंस है जिसकी वजह से क्या होता है, मदर के बॉडी में जो डेफिशिएंसी है हम उसको टैकल करते हैं और एक अच्छा प्रेगनेंसी आगे बढ़ाते हैं, समझा क्या। चलो आ जाओ, अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था कि विच आर द विटामिन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। तो दीज आर द विटामिन्स, विटामिन K2। सर ये K2 क्या है, देखो जब मैं विटामिन K पढ़ाऊंगा ना आपको, तो मैं आपको K1 K2 एंड K3 के बारे में पढ़ा दूंगा, ठीक है, ठीक है। अभी क्या समझो कि विटामिन K जो होता है वो कौन सिंथेसाइज करता है, आपका गट का बैक्टीरिया। विटामिन B9 एंड विटामिन B7 दे आर ऑल सिंथेसाइज बाय द गट के बैक्टीरिया। सर ये बैक्टीरिया का नाम याद करना जरूरी है क्या, नहीं याद करना, कोई नहीं पूछेगा, या है लिखा भी नहीं बुक में, ठीक है। क्या लिखा है कि कौन कौन से विटामिन सिंथेसाइज करते हैं, तो ये विटामिन जो है जो सिंथेसाइज होते हैं, बस इनका फंक्शन याद रख लेना कि विटामिन K2 क्या करता है, इट विल हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, है ना। एंड विटामिन B9 क्या करता है, वो मैंने आपको सिखाया कि DNA सिंथेसिस में हेल्प होती है। B9 क्या करता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब सुनो, सिर्फ यही विटामिन नहीं होते जो सिंथेसाइज होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, जितने भी बी कॉम्प्लेक्स है ना वो सारे सिंथेसाइज होते हैं, पर उनका अमाउंट जो होता है ना वो बहुत कम होता है। सो ऑल विटामिन बी प्लस विटामिन के, कैसे याद रखोगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स सारे प्लस विटामिन के। पर कुछ टीचर को जब तुम बोलोगे ना कि सारे विटामिन होते हैं सिंथेसाइज, तो हो सकता है तुम्हें नंबर कम दे दे, क्योंकि उतना क्लियरली हर जगह नहीं लिखा कि हाँ सारे विटामिन के सिंथेसिस होती है। तो तुम मेन क्या याद रखोगे, विटामिन K2 मतलब विटामिन के, विटामिन B9 एंड विटामिन B7 अलॉन्ग विद द विटामिन B12। यहाँ B12 भी लिख लेना, ठीक है, B12, ठीक है। सो ऑल द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन के आर सिंथेसाइज्ड बाय द गट बैक्टीरिया। चलो अब आ जाओ, एक इंपॉर्टेंट टेबल जो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए, अगर ऐसा कुछ आता है तो बहुत मस्त क्वेश्चन बनेगा। ऐसे क्यों हो सकता है ये कि दोनों फॉलिक एसिड को एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को क्या करो, कंपेयर करो। तो चलो बहुत आसान है भाई, तुम सब पढ़ चुके हैं, बस हाँ ना करना है। देखो मैं अगर पूछूं कि क्या फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से अनेमिया होता है क्या, तो हाँ दोनों में अनेमिया होता है। तो अनेमिया होगा तो क्या, कैसे अनेमिया होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की लेवल कम हो जाती है। सर कैसे कम होती है, देखो ये क्या करता है, आपके दोनों क्या करते हैं कि DNA की सिंथेसिस को कम कर देते हैं, उसकी वजह से सेल मैच्योर नहीं हो पाता। तो कौन सा टाइप का अनेमिया होगा, आपका होगा किधर क्या, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, है ना। पहले तो सेल का साइज बढ़ जाएगा और उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो सेल का साइज बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे, मैक्रोसिटिक, और न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, मेगालोब्लास्टिक। तो इसका नाम होता है मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा टाइप का एनीमिया होता है, मैक्रोसिटिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब सुनो, जब भी अनेमिया होता है तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, इसलिए एनीमिया होता है, क्योंकि सेल का डिस्ट्रक्शन बढ़ जाता है। तो हीमोग्लोबिन दोनों में क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो हिमेटोक्रिट ऑल्सो डिक्रीजेस। समझ आया क्या, ये तो फिजियो का पार्ट है ना भाई, इसमें क्या पढ़ाओ। चलो उसके बाद देखो, मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल का साइज बढ़ गया, तभी तो बोला हमने मैक्रोसिटिक एनीमिया हुआ है। तो MCV क्या होता है, बढ़ गया दोनों में, ठीक है। रेटिक काउंट नहीं बढ़ता। सर रेटिक काउंट क्या है, देखो
रेटिक काउंट तब बढ़ता है जब हीमोलिटिक अनेमिया होती है। अनेमिया में बढ़ता है पर हीमोलिटिक अनेमिया में रेटिक काउंट बढ़ता है। तो ये क्या हीमोलिटिक अनेमिया है? नहीं सर, ये मेगालोब्लास्टिक अनेमिया है। तो क्या इसमें रेटिक काउंट बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो रेटिक काउंट डिक्रीज होती है, रेटिक काउंट बढ़ती नहीं है, ठीक है। पैनसाइटोपेनिया का मतलब क्या होता है? पैन का मतलब ऑल, साइटोपेनिया का मतलब सारे सेल्स की कमी। तो जैसे कि प्लेटलेट कम हो जाएंगे, आरबीसी कम हो जाएंगे एंड डब्ल्यूबीसी कम हो जाएंगे। जब ये तीनों लीनिएज, इसको बोलते हैं ट्राई लीनिएज, जब ये ट्राई लीनिएज की डेफिशिएंसी हो जाती है और डिक्रीज हो जाता है, जैसे कि प्लेटलेट्स का डिक्रीज, आरबीसी का डिक्रीज एंड डब्ल्यूबीसी का डिक्रीज, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपेनिया। तो क्या इसकी डेफिशिएंसी और इसकी डेफिशिएंसी में पैनसाइटोपेनिया होता है? तो हाँ, पैनसाइटोपेनिया होता है। चलो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। अब मुझे बताओ, क्या फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा। अभी मेटाबॉलिज्म समझाया मैंने आपको। सब एक्यूट डीजनरेशन ऑफ द माइलिन किस में होता है? सॉरी, सब एक्यूट डीजनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड किस में होता है? विटामिन B12 में होता है। तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम किस में आएगी? विटामिन B12 में होगी। देखो यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, नमनेस एंड टिंगलिंग इन द हैंड्स, समझा क्या? तो विटामिन B12 में क्या होती है? न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये होमोसिस्टिन वाला लेवल याद है क्या? मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। एंड अभी विटामिन B6 एंड विटामिन B9 में, दोनों में ये मैंने बोला था कि मैं आपको विटामिन B12 में पढ़ाऊंगा। तो अब ये टाइम आ गया कि हम ये होमोसिस्टिन के लेवल के बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, मैं पूरा आपको पाथवे पढ़ाऊंगा, ठीक है। पूरा मिथायोनिन, जो कि एक क्या बोलते हैं इसको, अमाइनो एसिड का पाथवे है, वो सब पढ़ा के फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब सुनो, ये जो लास्ट वाला है ना, ये लास्ट वाला काट दो, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है नहीं हमारे सिलेबस में, और कुछ पूछता भी नहीं है। सिलेबस में है, कोई पूछता नहीं है। अब सुनो, वाई हीमोसिस्टिन लेवल इंक्रीजेस इन द विटामिन B9 एंड B12 डेफिशिएंसी, ठीक है। चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको। इसको समझने के लिए ये क्यों होता है, हमें एक मेटाबॉलिक पाथवे पढ़ना पड़ेगा जो कि प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। तो मैं आपको प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा हूँ, और ये वाला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हम यहीं पे खत्म कर देंगे, ठीक है। ये देखो, हमारे बॉडी में क्या होती है? मिथायोनिन इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो मिथायोनिन व्हाट इज अ एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब इसका काम क्या होता है? मिथायोनिन से बनता है एस एडिनोसिन मिथायोनिन। क्या बनता है? एस एडिनोसिन मिथायोनिन। एस एडिनोसिन का मतलब क्या? सल्फर ग्रुप पे एडिनोसिन आके लग जाएगा। तो एडिनोसिन कहाँ से आएगा? एटीपी से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। तो यहाँ से एक एडिनोसिन आया और इसमें जुड़ गया, है ना। और जिसके 3 फॉस्फेट थे, वो तीनों फॉस्फेट निकल गए। एक इनऑर्गेनिक के फॉर्म में निकला और दूसरा पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में निकला। तो मिथायोनिन से क्या बन गया? सैम। सैम क्या होता है? एस एडिनोसिन मिथायोनिन। अब सुनो, दिस इज अ वेरी गुड मिथाइल डोनर। ये क्या होता है? वेरी गुड मिथाइल डोनर। तो ये अपना मिथाइल ग्रुप किसी और पे डोनेट कर देगा। देखो, ये अपना मिथाइल ग्रुप क्या करेगा? किसी और को डोनेट कर देगा। किसको डोनेट करेगा सर? जो मिथाइल का एक्सेप्टर होगा। एग्जांपल बताओ सर। देखो, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि नॉर एपिनेफ्रिन में क्या होता है? मिथाइल ग्रुप नहीं होता, और नॉर एपिनेफ्रिन से एपिनेफ्रिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक मिथाइल ग्रुप चाहिए। तो ये है मिथाइल एक्सेप्टर। कौन है मिथाइल एक्सेप्टर? नॉर एपिनेफ्रिन। और नॉर एपिनेफ्रिन से जब एपिनेफ्रिन बनाते हैं तो हम उसमें एक मिथाइल ऐड कर देते हैं। तो ये जो सैम है ना, ये क्या करेगा? अपना एक मिथाइल ग्रुप एक किसी एक्सेप्टर को दे देगा। अब जैसे ही किसी एक्सेप्टर को देगा तो ये क्या बन जाएगा? अब बनेगा ये एस एडिनोसिन होमोसिस्टिन। पहले क्या था? मिथायोनिन। अब क्या बनेगा? होमोसिस्टिन। क्या बनेगा? एस एडिनोसिन होमोसिस्टिन, जिसको हम SAH बोलते हैं, साह। तो सैम से क्या हो गया? साह हो गया। सैम से क्या हुआ? साह हुआ। अब सुनो, अब ये जो एडिनोसिन है ना, इसको ये रिमूव कर देता है। रिमूव करने के बाद क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा होमोसिस्टिन। पहले क्या था? एस एडिनोसिन होमोसिस्टिन, अब बच गया होमोसिस्टिन। तो जो एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम क्या है? होमोसिस्टिनेज। होमोसिस्टिनेज इज द एंजाइम, ठीक है। अब सुनो, ये होमोसिस्टिनेज हमारी बॉडी में बहुत ही प्रॉब्लम करता है। बहुत खतरनाक कंपाउंड है ये। होमोसिस्टिन इज वेरी डेंजरस कंपाउंड। तो ये क्या होता है? इसकी रीजनरेशन होती है। किसकी रीजनरेशन होगी? मिथायोनिन की। तो मिथायोनिन वापस क्या होगा? रीजनरेट होगा। अब इस रीजनरेशन के प्रोसेस में 2 विटामिन इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से? विटामिन B12 एंड विटामिन B9, समझा क्या? और इसका एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है मिथायोनिन सिंथेज। क्योंकि हम मिथायोनिन बना रहे हैं ना, तो मिथायोनिन सिंथेज इस एंजाइम का नाम होता है। इसका कोफैक्टर कौन है? तो कोफैक्टर B12 पे है ना। और इंपॉर्टेंट चीज जो ये है ना, विटामिन B9, याद करो विटामिन B9 का एक इंपॉर्टेंट काम क्या था? मिथाइल डोनर। कैसे? देखो, ये क्या है? मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, तो टेट्राहाइड्रोफोलेट के साथ क्या जुड़ा पड़ा है? मिथाइल ग्रुप जुड़ा पड़ा है। तो हमने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप निकाला था, है ना, तो हमारा होमोसिस्टिन बना था।
अब वापस से हम एक मिथाइल ग्रुप इसको दे देंगे तो क्या बन जाएगा, मिथायोनिन बन जाएगा। तो देखो ये रहा हमारा एंजाइम मिथायोनिन सिंथेज, ये रहा उसका कोफैक्टर एंड ये रहा हमारा मिथाइल डोनर। तो मिथाइल डोनर कौन सा है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट, जो कि विटामिन B9 का एक्टिव फॉर्म है। अब ये क्या करेगा, अपना मिथाइल ग्रुप देके और क्या बना देगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट। तो जो होमोसिस्टीन थी, होमोसिस्टीन किस में बन गया, मिथायोनिन में वापस कन्वर्ट हो गया। तो देखो हमारा मेन काम क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि हमारा मिथायोनिन था, उससे सैम बना, सैम से हैम बना, हैम से क्या बना, वापस होमोसिस्टीन बना, और होमोसिस्टीन से रीजनरेट होकर मिथायोनिन बन गया। और इस पूरे प्रोसेस के लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट विटामिन चाहिए, विटामिन B12 एंड विटामिन B9। समझा क्या। अब आप ये मुझे बताओ कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई सर, तो ये मिथायोनिन सिंथेज जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम सर, ये वाला एंजाइम, ये काम नहीं करेगा। तो अगर ये काम नहीं करेगा तो क्या रीजनरेशन हो पाएगी क्या, तो रीजनरेशन नहीं होगी। देयरफॉर विटामिन B9 इज नॉट यूज। समझ आया क्या। तो विटामिन B9 यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा सर, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं जा रही, तो विटामिन B9 यूज होगा ही नहीं। अब क्या हुआ, विटामिन B9 इज ट्रैप्ड इन द मिथाइलेटेड फॉर्म। विटामिन B9 इस फॉर्म में रह जाएगा ना, ये यूज ही नहीं हो रहा। तो विटामिन B9 इज ट्रैप्ड इन द मिथाइलेटेड फॉर्म, उसको क्या बोलते हैं, फोलेट ट्रैप। समझा क्या, इसको बोलते हैं फोलेट ट्रैप, कि फोलेट हमारा क्या हो गया, ट्रैप हो गया। और इसको क्यों ऐसे बोलते हैं, क्योंकि देयर इज अ फंक्शनल डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन B9। देखो फिजिकल डेफिशिएंसी नहीं है, फिजिकल डेफिशिएंसी का मतलब क्या, ये कंपाउंड प्रेजेंट ही नहीं है। पर फंक्शनल डेफिशिएंसी का मतलब क्या, प्रेजेंट है पर काम नहीं कर रहा। काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाला रिएक्शन हो ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है। समझा क्या। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये रिएक्शन काम नहीं करेगा, या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो भी ये रिएक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें मिथाइल ग्रुप चाहिए। यानी कि इस दोनों डेफिशिएंसी में क्या होगा, मिथायोनिन रीजनरेट नहीं होगा। तो क्या होगा, होमोसिस्टीन का लेवल बॉडी में बहुत बढ़ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द मेटाबॉलिक पाथवे ऑफ द methionine or metabolic reactions of the methionine, we know that the vitamin B12 is absent. If vitamin B12 is absent, methionine cannot be regenerated. Regeneration methionine की नहीं होगी। उसकी वजह से क्या होगा, increase level of the homocysteine. होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा। और मैंने क्या बताया, होमोसिस्टीन इज वेरी डेंजरस कंपाउंड। वो क्या करता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे क्या होगा, हार्ट अटैक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये रिमेंबर, आप सोच रहे हो ना कि हमारे बॉडी में जो फैट है वो डेंजरस होते हैं, फैट से 50 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है ये होमोसिस्टीन। यानी कि जो LDL HDL आप बोलते हो ना कि हमारी बॉडी में फैट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल तो कुछ भी नहीं है, ये जो होमोसिस्टीन है ना, ये सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। तो होमोसिस्टीन अगर हुआ तो उससे जो एथेरोस्क्लेरोसिस और हार्ट अटैक का जो रिस्क होता है ना, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो अब सुनो, देयर इज अनदर पाथवे जिसमें क्या होता है, होमोसिस्टीन से क्या बनता है, सिस्टाथायोनिन। होमोसिस्टीन से क्या बनेगा, सिस्टाथायोनिन। और इस रिएक्शन को करने के लिए हमें चाहिए होता है विटामिन B6। क्या चाहिए होता है, विटामिन B6। और इस एंजाइम का नाम क्या होता है, सिस्टाथायोनिन सिंथेज, सिस्टाथायोनिन सिंथेज। और इसका ये को एंजाइम होता है। तो इमेजिन करो कि अगर ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या ये बनेगा, नहीं बनेगा सर। तो इधर की लेवल बढ़ जाएगी, होमोसिस्टीन की लेवल क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसलिए मैंने आपको विटामिन 6 पढ़ाते हुए ये बताया था कि अगर विटामिन 6 की डेफिशिएंसी हो गई तो होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाएगा और उससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। मैं आपको वो नोट्स पे लेके चलता हूँ, विटामिन 6 वाला। कहाँ गया विटामिन 6, ये है ना विटामिन 6। देखो डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ द विटामिन 6, उसमें लास्ट लेक्चर में लास्ट में क्या लिखा है, होमोसिस्टीन यूरिया, यानी कि आपकी यूरिन में क्या मिल रहा है, होमोसिस्टीन का लेवल मिल रहा है, यानी कि आपके ब्लड में बड़ा होगा। तो देखो लैक ऑफ द विटामिन B6 इम्पेयर द होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म लीडिंग टू द एक्युमुलेशन ऑफ द वैस्कुलर डिजीज। वैस्कुलर डिजीज का मतलब क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, सीवियस प्रॉब्लम, यानी कि हार्ट अटैक। चलो सो वी आर डन विद दिस मेटाबॉलिज्म। अब देखो और चीज़ आगे बताता हूँ। कंपैरिजन कर लिया है ना, ये भी कर लिया, ये भी फोलेट ट्रैप समझे ना। फोलेट ट्रैप का मतलब क्या होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से विटामिन B9 काम नहीं कर पा रहा, उसको बोलते हैं फोलेट ट्रैप। अब समरी में आपको याद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की 4 इंपॉर्टेंट चीज़। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा, कैसे होगा, लार्ज सेल होंगे, इमेच्योर रेड ब्लड सेल होगा, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस मिलेगा, है ना। उसकी वजह से आपको क्या होगा, सिम्टम्स, फटीक होगा, वीकनेस एंड पैलर आपकी बॉडी में मिलेगा। पता है ना पैलर किधर चेक करते हैं, नीचे, है ना, इधर।
और दूसरा बीमारी क्या है, सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की डीजेनरेशन होगी, उसका नाम क्या है, सब एक्यूट डीजेनरेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसकी वजह से क्या होगा, नर्व डैमेज होगी, लीडिंग टू द नमनेस, टिंगलिंग एंड द डिफिकल्टी इन वॉकिंग। चलो उसके बाद और नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज होमोसिस्टिन लेवल। होमोसिस्टिन लेवल की वजह से क्या होगा, एलिवेटेड लेवल कैन कॉज इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक एंड कार्डियोवास्कुलर इश्यूज, मतलब हार्ट अटैक, एथेरोस्क्लेरोसिस, क्लॉडिंग, ये सब चीज़ें क्या होंगी, हो जाएंगी हार्ट में। और नाउ लास्टली ग्लोसाइटिस। क्यों, देखो हमारा जो हम जब खाना खाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे टंग, हमारे गम्स में क्या होता है, इंजरी होती रहती है। पर जो विटामिन B12 है ना, B6, B9 और इवन द B3, इन विटामिन की वजह से क्या होता है, हमारा फैट मेटाबॉलिज्म चलता है। विटामिन B1, B2, इन सब की वजह से हमारा क्या होता है, फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है। तो हमारी बॉडी में फैटी एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द टिश्यू और कोलाजन सिंथेसिस। तो उसकी वजह से क्या होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा वुंड हीलिंग अच्छे से हो नहीं पाता। वुंड हीलिंग अच्छे से हो नहीं पाता, तो जैसे ही इन विटामिन की डेफिशिएंसी होती है ना, जैसे B1, B3, B6, B7, B9, B12, इन सब में क्या होता है, ग्लोसाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। तो दिस इज अ समरी। और ऑलवेज रिमेंबर कि लास्ट के जो 3 विटामिन है, B7, B9 एंड B12, ये माइक्रोग्राम में यूज होते हैं। सब मिलीग्राम में थे, ये सही, यही दोनों सिर्फ माइक्रोग्राम में है। और इतना कह के ही हमारा B कॉम्प्लेक्स खत्म होता है। टाटा बाय बाय।